बीपीएससी एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। तो फिर शुरुआत अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। हाँ, और इसी के साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जो अनुमान लगाया है वो 7.4% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का है ना। सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों खबरें एक दूसरे को बल देती हैं। कैसे? देखिए, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक मील का पत्थर है। ये बताता है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। हाँ। और 7.5% का अनुमान ये दिखाता है कि ये रफ्तार बनी रहेगी। मतलब ये कोई एक बार की बात नहीं है। सही है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे वो टैरिफ वाली बात। हाँ, चुनौतियां हमेशा रहती हैं। लेकिन जो मूल भावना है वो काफी सकारात्मक है। अर्थव्यवस्था की बात हो और खेती का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। यहाँ भी एक बहुत बड़ी खबर है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, चीन को पीछे छोड़कर। हाँ, चीन को भी पीछे छोड़ दिया। अब आंकड़ों के मुताबिक हमारा उत्पादन 150 मिलियन टन से ज्यादा रहा। और ये सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है। अच्छा। इसके पीछे एक पूरी रणनीति है। जैसे सरकार ने रबी 2025-26 के लिए वो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी NBS दरों को मंजूरी दी। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब है कि किसानों को सही खाद के लिए मदद मिल रही है, जिससे पैदावार बेहतर हो, और साथ ही उच्च उपज वाले बीजों पर भी जोर दिया जा रहा है। तो ये एक समग्र विकास की तस्वीर है। समझ गया। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, सही तकनीक और नीति का भी नतीजा है। इसी से जुड़ा एक और सवाल, बाजार में भी खूब हलचल है। हाँ, IPO बाजार। हाँ, 2026 में बहुत व्यस्त रहने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए के इशू आने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम रिलायंस जियो का हो सकता है। देखिए, एक मजबूत IPO पाइपलाइन सीधे तौर पर निवेशकों के विश्वास का संकेत देती है। मतलब अर्थव्यवस्था में भरोसा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कंपनियां भविष्य में निवेश करने को तैयार है और निवेशक भी पैसा लगाने को तैयार है। ये भविष्य की ओर देखने वाला एक महत्वपूर्ण सूचक है। सही है। और इसी के साथ हरित अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी मजबूत हैं। जैसे कि 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV की खुदरा बिक्री में 16% से ज्यादा की वृद्धि हुई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता भी बढ़कर लगभग 54.51 गीगावाट तक पहुंच गई है। तो ये दोनों आंकड़े दिखा रहे हैं कि विकास के साथ साथ हम सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो जमीन पर अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और आसमान में अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। इसरो ने 2026 का अपना पहला मिशन लॉन्च किया, PSLV-C62। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 को लेकर गया। हाँ, और बताया गया है कि इसका उद्देश्य रणनीतिक है। इस शब्द पर आपका क्या कहना है? रणनीतिक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। EOS सीरीज के उपग्रह एक तरह से भारत की आसमान में आंखें हैं। आसमान में आंखें? हाँ, मतलब ये सिर्फ खेती या मौसम के लिए नहीं है। ये हमारी सीमाओं की निगरानी और रक्षा जरूरतों के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। तो ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का एक अहम हिस्सा हुआ। बिल्कुल। हम अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ये कहानी जमीन पर भी दिख रही है। हाँ, DRDO ने भी तो एक सफल परीक्षण किया। सही। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का। और वहीं भारतीय तटरक्षक बल में एक नया जहाज शामिल हुआ, समुद्र प्रताप। हाँ, समुद्र प्रताप। और ये पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। यहाँ एक पैटर्न साफ है। रॉकेट से लेकर जहाज तक हर जगह स्वदेशी विकास पर जोर है। इसी से जुड़ी एक और खबर है, जहां वायुसेना प्रमुख ने LCA तेजस जैसे लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी की जरूरत पर बल दिया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब हम स्वदेशी तकनीक तो बना रहे हैं, पर क्या हम उन्हें सही समय पर और सही संख्या में अपनी सेनाओं तक पहुंचा पा रहे हैं? हमने बहुत सही मुद्दा उठाया। यही आत्मनिर्भरता की राह की सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, सिर्फ प्रोटोटाइप बनाना काफी नहीं है, उसे बड़े पैमाने पर और समय पर उत्पादन करना वो असली परीक्षा है। मतलब इनोवेशन और प्रोडक्शन के बीच का गैप। बिल्कुल। वायुसेना प्रमुख का बयान इसी ओर इशारा करता है कि अब हमें अपनी उत्पादन क्षमताओं को तेजी से बढ़ाना होगा। चलिए, अब तकनीक की एक और बड़ी खबर पर आते हैं। ये हमारे और आपके जीवन से सीधे सीधे जुड़ी हैं। आप जनगणना की बात कर रहे हैं? हाँ, 2027 की जनगणना। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इसके मायने बहुत गहरे हैं। बताइए जरा। डिजिटल जनगणना का मतलब है डेटा का तेजी से विश्लेषण
और जब डेटा जल्दी मिलेगा तो नीतियां भी बेहतर बनेंगी। जैसे कि कहाँ स्कूल या अस्पताल की ज्यादा जरूरत है। ये सब फैसले ज्यादा सटीक आंकड़ों पर आधारित होंगे। इसमें एक और दिलचस्प बात है, पहली बार नागरिकों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का विकल्प मिलेगा, सेल्फ एन्यूमरेशन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पर क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मतलब जहां डिजिटल साक्षरता अभी भी एक चुनौती है। देखिए, ये एक बहुत व्यवहारिक सवाल है। जाहिर है जनगणना कर्मी पहले की तरह घर घर जाएंगे। ये विकल्प सिर्फ एक अतिरिक्त सुविधा है। लेकिन इसकी शुरुआत ही नागरिक और सरकार के बीच संवाद का एक नया तरीका है। ये एक तरह से भविष्य की झलक है। बिल्कुल। तो जब देश अंदर से इतना मजबूत हो रहा है तो जाहिर है वैश्विक मंच पर भी उसकी चाल बदलेगी। हाँ, और जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी काफी कुछ हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच वो वीजा छूट समझौता हुआ, और भारत ओमान के राजनयिक संबंधों को 70 साल पूरे हुए। हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। ये सब खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के गहरे होते संबंधों का प्रतीक है। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की बात आई है तो एक दिलचस्प आंकड़ा है। बताइए। नवंबर 2025 में भारत का रूस से तेल आयात 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं वेनेजुएला संकट का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। ये भारत की संतुलित विदेश नीति को दिखाता है। थोड़ा और समझाइए इसे। मतलब हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक गुट पर निर्भर नहीं है। हम रूस से भी तेल खरीद रहे हैं और हमारे खाड़ी देशों से भी मजबूत रिश्ते हैं। और वेनेजुएला वाले मामले पर भारत का बयान भी काफी सदा हुआ था। बिल्कुल, गहरी चिंता जताई गई लेकिन कोई सीधी निंदा नहीं की गई। ये दिखाता है कि भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर बहुत सावधानी से अपनी चालें चल रहा है। सैन्य सहयोग भी तो बड़ा है। हाँ, भारतीय सेना और यूएई की सेना के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास हुआ। और अमेरिका के साथ भी तो एक बड़ी डील हुई है, वो MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के रखरखाव के लिए। तो आप देखिए, हम हर प्रमुख शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, बिना किसी एक के पाले में गए। चलिए अब जरा खेल, संस्कृति और क्षेत्रीय विकास की बात करते हैं। खेल जगत से एक बहुत बड़ी खबर आई, ओलंपिक वाली। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्टि की है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है। ओलंपिक की बोली सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है, ये एक राष्ट्र की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये दुनिया को दिखाता है कि आपके पास बड़ा सोचने और उसे कर दिखाने की क्षमता है। और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी भी चाहिए होगी। बिल्कुल, और वो तैयारी सिर्फ स्टेडियम बनाने की नहीं होती, वो एथलीट तैयार करने से शुरू होती है, जैसे टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। सही। कुछ और खेल समाचार भी हैं। महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। ये दिखाता है कि भारत में महिला क्रिकेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और शतरंज में मैग्नस कार्लसन ने FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती। खेल के साथ साथ संस्कृति पर भी जोर रहा। हाँ, काशी तमिल संगमम का 4था संस्करण हुआ। ये उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने की एक बहुत खूबसूरत पहल है। और एक और पहल है, आवाजों के जुगनू। हाँ, वो भारत की प्रतिष्ठित आवाजों को संरक्षित करने का एक अनूठा प्रयास है। अब क्षेत्रीय स्तर पर आते हैं, खासकर बिहार पर। बिहार सरकार ने उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई है जहां अभी एक भी कॉलेज नहीं है। ये शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। इसका असर क्या होगा? जब उच्च शिक्षा स्थानीय स्तर पर मिलती है तो ड्रॉप आउट दर कम होती है और खासकर लड़कियों के लिए आगे पढ़ना आसान हो जाता है। और पर्यावरण के लिहाज से भी खुशखबरी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वाली, हाँ, उसे टाइगर रिजर्व बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ बाघों के संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम को बचाता है और इससे इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।